बताइए। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? सही है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है? सही है, हाँ, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के केस में बताना है। माध्यम के कण पे। माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व। हाँ, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदलती है और क्या नहीं बदलती है? हाँ, सही है, चाल और तरंग बदल जाती है, बल्कि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। CO2 में ध्वनि की चाल कितना है? हाँ, सही है, 260 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जल में बताइएगा ध्वनि की चाल। हाँ, सही है, 1493। ठीक है, अब पार। अच्छा अच्छा, ठीक है, पारा में बताइएगा। हाँ, सही है, 1450 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एल्युमिनियम में बताइए। हाँ, ठीक है, 6420। ठीक है, लोहा में ध्वनि की चाल। हाँ, 5130। ठीक है, समुद्री जल में। हाँ, 1533। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भाप में ध्वनि की चाल कितना है? 405। हाँ, सही है, 405। अल्कोहल में? सही है, 1213। ठीक है, हाइड्रोजन में? सही है, 1269। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कांच में ध्वनि की चाल। हाँ, सही है, 5640। हाँ, 5640। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस में? ठीक है, ठोस में। ठीक है, और गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है। हाँ, गैसों के सापेक्ष द्रवों में, हाँ, द्रवों में अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E हो तथा घनत्व D हो तो उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल V बराबर √E/D है? सही है, न्यूटन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। न्यूटन के अनुसार किसी गैस में ध्वनि की चाल V बराबर √P/D, इस सूत्र से गणना करने पर हवा में ध्वनि की चाल कितना मिलता है? 280 मीटर। हाँ, 280 मीटर प्रति सेकेंड मिलता है, जो कि हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड से काफी कम है। कम है ना? इस भूल को किस वैज्ञानिक ने सुधारा? इस भूल को सुधारा था लाप्लास। हाँ, लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने सुधारा था।
है ना। और ध्वनि की चाल भी बराबर इसने क्या किया, 332। हाँ लैम्डा पी बाई डी, हाँ रूट रूट लैम्डा पी बाई डी, ठीक है, जिसमें लैम्डा का मान कितना है 1.41, हाँ 1.41, ठीक है। और पी का मान कितना है 1.013 इंटू 10⁵ और डी बराबर है 1.29 केजी प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कारण से बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। आर्द्रता के कारण, हाँ क्योंकि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण हैं, कौन कौन। हाँ सही है, तीव्रता, तारत्व और गुणता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि धीमी या मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है। सही है, तीव्रता, वह लक्षण है तीव्रता, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे किससे नापा जाता है, जा सकता है, शुद्धता से नापा जा सकता है, हाँ शुद्धता से। अगला क्वेश्चन बताएगा, तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। हाँ माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, बेल, हाँ प्रयोगात्मक मात्रक बेल, ठीक है। और बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। हाँ ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आवृत्ति पे ना हो तब भी भिन्न है सर। तीव्रता है, हाँ हाँ तारत में जो आवृत्ति है, तीव्रता जो आयाम है, आवृत्ति, आयाम और माध्यम के घनत्व तीनों पर निर्भर करता है, हाँ तीनों पर निर्भर करता है तीव्रता, ठीक है। जैसे इसमें फिर से सुनिए, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति, ठीक है, श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी, छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है तथा इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रभावित तो करती है, निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साधारण बातचीत में कितना डेसिबल का स्वर होता है। हाँ सही है, 30 से 40, ठीक है। मिसाइल से कितना डेसिबल का स्वर होता है। हाँ सही है, 180, ठीक है। और जोर से बातचीत करने में, ठीक है, हाँ 50 से 60 डेसिबल। और ट्रक या ट्रैक्टर से हाँ 90 से 100, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा से 100 डेसिबल का स्वर होता है, ठीक है। विद्युत मोटर से 110, ठीक है। और मोटरसाइकिल से 110, सायरन से हाँ 110 से 120, हाँ 110 से 120। और जेट विमान से हाँ सही है, 140 से 150। और मशीन गन से 170, हाँ 170। मिसाइल से 180 है, हाँ मिसाइल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, WHO के अनुसार कितना डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? 45। सही है, 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, WHO ने कितना से ऊपर डेसिबल की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है? 75। सही है, 75 डेसिबल से ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक साधारण मानव ज्यादा से ज्यादा कितना डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है? 130। हाँ, 130। ठीक है। कितना डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है? 85। हाँ, 85। ठीक है। कितना डेसिबल की ध्वनि व्यक्ति को पगला बना देता है? 150। हाँ, 150 डेसिबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है? हाँ, सही है, तारत्व या पिच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारत्व किस पर निर्भर करता है? सही है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व क्या हो जाता है? हाँ, बढ़ता जाता है। ठीक है। और ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। ठीक है। पुरुषों की आवाज मोटी होती है, क्या कारण है? हाँ, तारत्व कम होता है। हाँ, तारत्व कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, क्या कहलाता है? सही है, गुणता कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। गुणता किस पर निर्भर करता है? गुणता किस पर निर्भर करता है? तो गुणता निर्भर करता है अधिस्वर पर। हाँ, ओवरटोन्स, अधिस्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जिस आवृत्ति के स्वरक की प्रधानता रहती है उसे क्या कहते हैं? जिस आवृत्ति के स्वरक की प्रधानता रहती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, मूल स्वरक। हाँ, मूल स्वरक कहते हैं, फंडामेंटल नोट कहते हैं। ठीक है। और बाकी स्वरक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सन्नादी। हाँ, सन्नादी स्वरक कहते हैं, हार्मोनिक नोट्स कहते हैं। ठीक है। बताएगा, सन्नादी स्वरक की आवृत्तियां मूल स्वरक की कितना गुना होती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना? 2 गुना, हाँ, 3 गुना। हाँ, 2 गुना, 3 गुना आदि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है? हाँ, अधिस्वर और सन्नादी स्वरों की संख्या तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। सन्नादी स्वरों की संख्या तथा आपेक्षिक तीव्रता पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके कारण हम अपने परिचितों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कौन व्यक्ति बोल रहा है? हाँ, ठीक है, गुणता के भिन्नता के कारण, है ना, गुणता के भिन्नता के कारण। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गुणता होता है। ठीक है। किस कारण दो वाद्ययंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं? सही है, गुणता के भिन्नता के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वाद्ययंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई वाद्ययंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, स्वर। हाँ, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर अंतराल। हाँ, स्वर अंतराल कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव को कब और किसने प्रस्तुत किया? 1842 में सर डॉप्सन। हाँ, क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। डॉपलर। हाँ, क्रिश्चियन जॉन डॉपलर 1842 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चिड़ियों की आवाज, सोनोमीटर के पतले तार से निकलने वाली ध्वनि, मच्छरों की भनभनाहट किसका उदाहरण है? गुंदन है सर, तरत। हाँ, तारत्व, अधिक तारत्व की ध्वनियों का उदाहरण है। ठीक है, हाँ, अधिक तारत्व की ध्वनि का उदाहरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत्व अधिक होता है? हाँ, मच्छर की भनभनाहट का तारत्व अधिक होता है शेर की दहाड़ की अपेक्षा। ठीक है, इसीलिए वो सुनाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ, इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। डॉपलर प्रभाव की दो स्थितियां हैं, कौन कौन? हाँ, एक है जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है ना, तब आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती हुई प्रतीत होती है। हाँ, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और जब आपेक्षिक गति से स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति क्या होती है? हाँ, घटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ, ट्रेन वाला, जैसे ट्रेन जब श्रोता के यानी कि जो सुनने वाला है उसके नजदीक पहुंचता है तो तेज सुनाई पड़ता है, और दूर जब जाता है तो मोटी सुनाई पड़ता है। ठीक है, यानी मोटा सुनाई पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? उसका आवृत्ति हाँ, कम आवृत्ति। ज्यादा सुनाई पड़ेगा तो आवृत्ति अधिक है, आवृत्ति अधिक है। ठीक है। क्या प्रकाश तरंगे भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती है? हाँ, दर्शाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कैसा होता है? सममित और असममित में बताना है। सिमेट्री और असिमेट्री और सिमेट्री। हाँ, असममित। हाँ, असममित होता है ध्वनि में। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित होता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव हाँ सिमेट्रिक होता है। ठीक है। हाँ, सममित और असममित का तात्पर्य है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि श्रोता की ओर आ रहा है या उसे दूर जा रहा है। इसके विपरीत प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। प्रकाश में इस बात पर नहीं कि स्रोत दर्शक के निकट आ रहा है या दूर जा रहा है, इस पर निर्भर नहीं करता है प्रकाश में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस खगोलज्ञ ने डॉपलर प्रभाव द्वारा ही यह ज्ञात किया कि विश्व का विस्तार हो रहा है? हाँ, सही है। हाँ, एडविन हब्बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तारे के प्रकाश की आवृत्ति में हुए परिवर्तन का पता किसका अध्ययन करके लगाया जाता है? वर्णक्रम का, है ना। तारे के प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके प्रकाश की आवृत्ति में हुए परिवर्तन का पता लगाया जाता है। ठीक है। अगला है,
यदि कोई तारा या गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसे प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के किस रंग, कौन सा रंग के सिरे की ओर विस्थापित होता है? बैगनी। हाँ, बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होता है। और यदि तारा गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रहा है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के किस रंग की ओर विस्थापित होता है? हाँ, लाल रंग की ओर विस्थापित होता है। जाता है तो और आता है तो बैगनी। ठीक है। इसको फिर से सुन लीजिए। यदि स्पेक्ट्रम में प्रकाश रेखा बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होती है तो प्रकाश स्रोत पृथ्वी से आ रहा होता है या जा रहा होता है? सही है, पृथ्वी की ओर आ रहा है। ठीक है। और यदि लाल सिरे की ओर विस्थापित हो रहा है तो इसका मतलब है हाँ, तो प्रकाश स्रोत पृथ्वी से दूर जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन। हाँ, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिध्वनि। हाँ, इको कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत निकट खड़ा है तो क्या उसे प्रतिध्वनि सुनाई देगी? हाँ, प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? सही है, 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना ही चाहिए। इसका कारण क्या है? बिल्कुल सही। क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। ठीक है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में कितना सेकंड से अधिक समय लगे? 0.1 सेकंड से अधिक समय लगे। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा फिजिक्स में पेज नंबर 23-24। रसायन में बताइएगा। हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना गुना अधिक होता है? हाँ, 4 गुना अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है? फिर से सुनिए इसको। किस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है? आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम के अनुसार। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम है? यह एवोगाड्रो का नियम है। हाँ, एवोगाड्रो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? हाँ, ठीक है, रासायनिक गतिकी। हाँ, रासायनिक गतिकी कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तीव्र प्रतिक्रियाएं कौन होती हैं? जो तत्क्षण समाप्त हो जाती है, यानी तुरंत समाप्त हो जाती है ना। मंद प्रक्रियाएं जो है वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है।
वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रवास्था में होती है क्या कहलाती है? कौन सी प्रतिक्रियाएं कहलाती है? समांगी। समांगी। हाँ, समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती है। और वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक से अधिक प्रवास्था में रहती है कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? हाँ, विषमांगी। हाँ, विषमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिक्रिया में इकाई समय में हुए प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण के परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिक्रिया का वेग। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्रतिकारकों का सांद्रण जितना अधिक होता है प्रतिक्रिया का वेग उतना ही अधिक या कम? हाँ, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होगा उनके बीच प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक होगा। हाँ, उन्हीं तेजी से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? अधिक या कम दोनों होता है ना? उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, दोनों हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के वेग बढ़ाता भी है और घटाता भी है ना? ठीक है, लेकिन वह स्वयं बदलता नहीं है कैटलिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, अर्थात जिनमें प्रतिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होते हैं तथा प्रतिफल भी पुनः प्रतिकारक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? वो प्रतिक्रिया का नाम बताना है, रिएक्शन का नाम बताना है, वो है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक दिशा में होती है क्या कहलाती है? हाँ, अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे है क्या कहते हैं, सिंपल उदाहरण में समझिए, मोम को गलाते हैं तो गल जाता है, फिर उसको जमाते हैं तो जम जाता है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ ये? रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल। अब कागज को जला देते हैं फिर पुनः कागज बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये इरिवर्सिबल हुआ। हाँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया की वह अवस्था जिसमें उसकी अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उसकी उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, क्या कौन सी अवस्था कहलाती है? रासायनिक समयावस्था। हाँ, रासायनिक समयावस्था कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप घटित होती है, उसको विद्युत करके हाँ, वैद्युत रसायन। हाँ, वैद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। हाँ, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य का घोल लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य या घोल लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। हाँ, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, और इस सेल में
धातु की दो प्लेटें या तार डुबो दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैथोड। हाँ, उसे कैथोड कहते हैं। और घोल में वैद्युत अपघट्य अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेशयुक्त परमाणु या मूलकों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आयन कहते हैं, आयन। और धन आवेश युक्त आयन को क्या कहते हैं? धन आयन। हाँ, धन आयन। हाँ, धन आयन कहते हैं, उसको केटायन कहते हैं। ठीक है, और ऋण आवेश युक्त आयन को क्या कहते हैं? हाँ, एनायन या ऋण आयन, है ना, ऋण आयन या एनायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर धन आयन किस पर होता है? कैथोड पर। ठीक है, और ऋण आयन एनोड पर होता है। ठीक है, कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? हाँ, अवकरण। हाँ, अवकरण होती है, रिडक्शन। जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अनेक प्रयोगों के आधार पर 1832 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघट्य के संबंधी दो नियम की घोषणा की। उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है, बताइएगा। यदि श्रेणी में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्य के घोलों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। हाँ, द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम। ठीक है, और पहला नियम कहता है वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। $96,494 कूलम की विद्युत धारा किसी घोल में से प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। विद्युत धारा के इस परिमाण को क्या कहते हैं? हाँ, उसे फैराड कहते हैं। अर्थात एक फैराड बराबर 96,494 कूलम। हाँ, एक फैराड बराबर 96,494 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। वैद्युत अपघटन का कहाँ उपयोग किया जाता है? विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में, धातुओं के विद्युत शोधन में, शुद्ध करने में, है ना, और विद्युत धातु विज्ञान में, रासायनिक यौगिकों के निर्माण में इस समय प्रयोग किया जाता है। धातु के शोधन में जैसे तांबा, चांदी, सोना इत्यादि विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। ठीक है, विद्युत मुद्रण में जैसे मुद्रा उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि से तैयार किए जाते हैं। विद्युत लेपन में जैसे निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने, उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली स्तर चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाँ, बैटरी, सही है। हाँ, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें कौन सा अम्ल का घोल होता है? हाँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सांद्र घोल भरा रहता है। उसमें तांबे की एक छड़ डूबी रहती है। इसके अंदर में एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें
हाँ H2SO4 भरा रहता है और उसमें जस्ते की एक छड़ डूबी रहती है। ठीक है, इस सेल में किस छड़ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। हाँ जस्ता पे होता हाँ सही है, जस्ते की छड़ पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया और तांबे की छड़ पर अवकरण। हाँ अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सेल दो भागों का बना होता है, प्रत्येक को क्या कहते हैं? अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। हाँ प्रत्येक को अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? जिस पे ऑक्सीकरण। हाँ जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है तो कहेंगे एनोड। हाँ सही है, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण की प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सही है, कैथोड कहा जाता है। टेनियल सेल में एनोड कौन होता है? जस्ता। ठीक है, और कैथोड कॉपर होता है। हाँ कॉपर, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वे सब पदार्थ जो अकेले या अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? सही है, ईंधन। ठीक है, ईंधन की विशेषताएं क्या है? एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं। हाँ ठीक है, हाँ यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। ठीक है, हाँ आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो। ठीक है, ये एक आदर्श ईंधन का ये सब विशेषता है। ठीक है, ठोस द्रव गैस में सबसे अच्छा कौन होता है? गैस। ठीक है, गैस ईंधन का कुछ विशेषता बताइए, स्पेशल गैस का। ठीक है, ले जाने में कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना, उसको भंडारण में आसानी है। ठीक है, और कम या बेसी कर सकते हैं, आसानी से बुझाया जा सकता है ना, आसानी से जलाया भी जा सकता है। जैसे गैस जलाए फिर उसको तुरंत बंद कर सकते हैं ना, अब आग लग जाएगा उसका बात अलग है, इसका बात अलग है ना। ठीक है, बताएगा कोल गैस में हाइड्रोजन कितना % होता है? हाँ 55। अब मीथेन 30%। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 4%। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है 3%। हाँ, अज्वलनशील अशुद्धियां जैसे CO2 NO2 O2 ये है 8%। ठीक है, आगे रसायन विज्ञान में पढ़ेगा, पेज नंबर 120 121। बताइए बायोलॉजी में आवर्त विधि का अर्थ क्या होता है? हाँ ढका हुआ बीज, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? सही है, आवर्त विधि, एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसे सब्जी कुल कहा जाता है? बता रहे थे कुकुरबिटेसी को। सही है, कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल कहा जाता है। ठीक है, एक औषधि जिसका उपयोग सिर दर्द, निद्रा लाने, सिहरन को रोकने में होता है, वो आपका वही है, आवर्त बीजी है, एंजियोस्पर्म ही है। ये बेलाडोना, हाँ बेलाडोना, यह जो है एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है?
लौंग के तेल का वह प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूरेनॉल। हाँ, यूरेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से पौधों से ही होती है? सही है, आवृतबीजी पौधों से ही होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बटर कप काला जीरा किस कुल का है? यह नन कौन? रेनन। हाँ, रेनन कुलेसी। ठीक है, रेनन कुलेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, बेलाडोना, धतूरा, ये सब है सोलेनेसी कुल का। ठीक है। धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, ये कुल किस कुल का है? लक्ष्मी फेरी। नहीं, कोई फेरी करके है। क्रूसी खेल। हाँ, क्रूसी नहीं। ये है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी। ठीक है। धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, अम्बेरी फेरी। हाँ, अम्बेलिफेरी कुल का है। ठीक है। अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी किस कुल का है? हाँ, सब बता रहे हैं। हाँ, मिर्टेसी। मिर्टेसी। हाँ, ठीक है, मिर्टेसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब, नाशपाती, गुलाब, रस भरी, रोजेसी कुल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल, ठीक है, कुकुरबिटेसी। ठीक है। नींबू, मौसमी, संतरा, बेल, रूटेसी। ठीक है। सूरजमुखी, सलाद, जिनिया, जंगली भंगरा, गुलदाउदी, गेंदा, सब है कंपोजिटी। ठीक है। अगला बताइए, कत्था, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, गुलमोहर, इमली, बबूल, लाजवंती, अशोक, शीशम, चना, मूंग, नील, ये सब है लेगुमिनेसी। ठीक है। कपास, भिंडी, गुड़हल, मालवेसी। ठीक है। मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी किस कुल का है? ठीक है, क्रूसीफेरी कुल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की वायु संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? हाँ, पादप आकार की। ठीक है, पादप आकार की कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है तथा प्रकाश में विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की तरफ बढ़ता है, क्या कहलाता है? सही है, जड़ कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है। जड़ की कुछ विशेषताएं बताइए। हाँ, प्रकाश के विपरीत होता है, विपरीत होता है, देता है, जल पहुंचाता है। हाँ, ठीक है। और यह सफेद रंग मटमैला होता है। हाँ, मटमैला होता है। ठीक है। जल को खा नहीं सकता। हाँ, कुछ ऐसा जल है जो खाते हैं। हाँ, कुछ खाने वाला बहुत सारा है। ठीक है। सामान्यतः जड़ दो प्रकार की होती है, कौन कौन? मूलांकुर। नहीं सर, मूलांकुर का विकसित जो होता है उसको कहते हैं, एक है मूसला जड़, एक है अपस्थानिक जड़। हाँ, ठीक है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकृति के आधार पर मूसला जड़ को विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। आप लोगों को बताना है किस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती है। हाँ, तुर्क रूपी। हाँ, तुर्क रूपी। ठीक है, जैसे मूली। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मोटा होता है, हाँ, हाँ,
मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। नहीं, वही तुर्के रूपी बोले हैं। चलिए चलिए, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं अंतर। ठीक है, बताएगा किस प्रकार की भूमिगत मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है तथा नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। हाँ ठीक है, कुंभी रूपी है ना, नेपी फॉर्म, जैसे सलजम, चुकंदर। हाँ ठीक है, बिट। अगला है किस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली हो जाती है। हाँ, शंकु रूपी, जैसे गाजर। ठीक है, बताएगा मूसला जड़ जो है अधिकांशतः किस पौधों में पाई जाती है? द्विबीजपत्री। हाँ, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, और बताइएगा मूसला जड़ जो है किससे विकसित होता है? मूलांकुर। हाँ सही है, मूलांकुर से विकसित होता है, रेडिकल। हाँ, रेडिकल से विकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अपस्थानिक जड़ किस प्रकार की पौधों में पाई जाती है? ये होता है एक बीजी में। हाँ सही है, एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग में विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, एडवेंटेटियस रूट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा भोज पदार्थों के संचय के लिए अलग अलग रूट है, जड़ है, उसमें बताना है खाद्य पदार्थों के संचय के कारण किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है? हाँ हाँ, कंदील जड़े। हाँ, जैसे शकरकंद। ठीक है, कंदील जड़े, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बन जाता है शकरकंद। ठीक है, अगला है किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों में अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है? वह जड़ क्या है? जड़ का नाम बताना है। वह है पुलकित जड़ें। हाँ, पुलकित जड़ें, जैसे डहलिया। हाँ, डहलिया। ठीक है, किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अपने सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती है? यह है ग्रंथिल जड़ें। हाँ, ग्रंथिल जड़ें, जैसे आम हल्दी। हाँ, आम हल्दी, मैंगो जिंजर। ठीक है, क्वेश्चन सर यही पूछेगा। हाँ हाँ, तो उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली रहती है? ये आकार में मणिकाओं की माला की भांति होती है। हाँ, मणि, ये होता है मणिकामय जड़ें। हाँ, मणिकामय जड़ें, जैसे फिर से बोले इसको, किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली रहती है? ये आकार में मणिकाओं की माला की भांति होती है। यही होगा अंगूर। हाँ, मणिकामय जड़ें, जैसे अंगूर, करेला। हाँ, करेला। ठीक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले भी अपस्थानिक जड़ होता है, उसमें बताना है कि कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं और मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार वे वृक्षों को लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? शंकुधारी या बेलना का क्या बोलते हैं? हाँ, उसे कहते हैं स्तंभ मूल। हाँ, स्तंभ मूल कहते हैं, जैसे इसमें होता है बरगद हो गया। हाँ, और इंडियन रबर हो गया। हाँ सही है, बरगद और इंडियन रबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
किस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है और पौधे की यांत्रिक सहारा प्रदान करती है? गन्ना और हाँ। हो जाएगा। हाँ, और अब स्तंभ मूल। हाँ, अब स्तंभ मूल स्टिल्ट रूट्स। हाँ, स्टिल्ट रूट कहते हैं अंग्रेजी में, और स्तंभ मूल को कहते हैं प्रोप रूट्स। हाँ, प्रोप रूट्स। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रोप रूट्स किसमें पाया जाता है ना, रेलवे में, कि प्रोप रूट्स किसमें? तो बरगद भी था और बहुत सारा पेड़ था, तो बरगद। ठीक है, तो कैसे भी इधर से उधर, उधर से इधर क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर से क्वेश्चन देने, क्वेश्चन से आंसर देने। ठीक है, तो इसीलिए पूरा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रकार की जड़ें हर्बल तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती है तथा पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती है? इस प्रकार की जड़ें अगले सिरे पर फूलकर छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती है, जिनसे एक तरह का चिपचिपा द्रव प्राप्त होता है जो तुरंत ही वायु के संपर्क में सूख जाता है। मनी करके ही पान उनका होता है। यह है आरोही मूल। आरोही मूल। हाँ, क्लाइंबिंग रूट्स। हाँ, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं उसको, जैसे पान, पोथोस में यह सब रूट होता है। ठीक है, अन्य जैविक क्रियाओं के रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें, जैविक क्रियाओं के कारण भी जड़ का निर्माण होता है, उसमें बताना है आप लोग को। किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कुछ जलीय पौधों में पाई जाती है? इन जलीय पौधों की प्लावी शाखाओं से विशेष प्रकार की नर्म, हल्की एवं स्पंजी जड़ें निकलती है, जिनमें वायु भर जाती है। इस प्रकार की जड़ें पौधों को तैरने एवं श्वसन में मदद करती है। जो सांस भी लेता हाँ, है। श्वसनी मूल। ये श्वसनी मूल है। हाँ, जैसे सर ये सिंघाड़ा, जूसिया। हाँ, जूसिया। ठीक है, अगला है। हाँ, अगला है, किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कुछ परजीवी पौधों में विकसित होती है जो पोषक पौधों के उत्तकों में प्रवेश कर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है? भोज्य पदार्थ का अवशोषण। ये हाँ, चूषण। हाँ, चूषण मूल। हाँ, शकिंग रूट्स। शकिंग रूट्स, जैसे अमरबेल और चंदन। हाँ, चंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अधिपादपों में पाई जाती है? इस प्रकार की जड़ें पत्तियों के कक्ष से निकलकर हवा में लटकती रहती है। इन जड़ों में वेलमिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक उपस्थित होता है जो वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करता है। वह कौन सी जड़ है या मूल है? भी है सर, इसमें क्लोरोफिल भी होता है क्या? नहीं, इसमें होता है वेलमिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक उपस्थित होता है जो वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करता है। उसे वह जड़ है अधिपादप। हाँ, अधिपादप मूल। हाँ, एपिफाइटिक रूट, जैसे आर्किड। हाँ, आर्किड में इस तरह का होता है। ठीक है, अगला है, किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें तने के आधार से निकलकर फैल जाती है? ये हरी, लंबी एवं बेलनाकार होती है। इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये हो गया सर शिवांगी। हाँ, स्वांगीकरण। हाँ, स्वांगीकारक मूल। हाँ, स्वांगीकारक मूल। हाँ, इसका एग्जाम्पल है सिंघाड़ा, टिनोस्पोरा। सिंघाड़ा और टिनोस्पोरा। ठीक है, पानी वाला सिंघाड़ा। पानी वाला सिंघाड़ा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है? तना। ठीक है, तना जो है वह किससे विकसित होता है? तना सर। हाँ, ये प्रांकुर। सही है। हाँ, ठीक है, ये प्रांकुर से विकसित होता है। तना प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, तना की विशेषताएं क्या है? वो सर उसमें पत्ती होता है, फूल होता है, पुष्प होता है। हाँ, होता है, पेड़ को आधार प्रदान करता है। ठीक है, स्थिरता प्रदान हाँ, करता है, जाइलम फाइलम होता है। ठीक है, फूल होता है, पुष्प। तना कितना प्रकार के होता है? पत्ती इसका है। तना कितना प्रकार का होता है?
तीन प्रकार के। हाँ, ये तना का प्रकार कल पढ़ेंगे। कहना क्या